हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू सीरीज के तीसरे पार्ट में। हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री की जो पहली चैप्टर है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, ईंटें, अस्थियाँ एंड मन के, उनके एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे। हमने अभी तक 2 पार्ट लिया इस चैप्टर का, जिनमें हमने 20 एमसीक्यूज, तकरीबन 40 एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। एंड वो सारे एमसीक्यूज अलग अलग कैटेगरी के थे। वन लाइनर भी थे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड भी थे, इमेज बेस्ड भी थे, सोर्स बेस्ड भी थे, असर्शन एंड रीजन बेस्ड भी थे, मैप बेस्ड भी थे, मैच द फॉलोइंग बेस्ड भी थे। सारी ही चीज़ों को हमने अभी तक कवर किया है। होप कि आपने पहले और दूसरे पार्ट को देखा हो। अगर आपने नहीं देखा तो उन दोनों पार्ट्स का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप उन दोनों को देख सकते हैं। पहले आप उन दोनों को अटेम्प्ट करें, देन आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो पे आए। सो शुरुआत करते हैं अब थर्ड पार्ट को। होप कि आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक हमने 2 पार्ट किया था तो 40 क्वेश्चन होगा, तो अभी हम शुरू करेंगे 41वें क्वेश्चन से। सो द 41st एंड ये लेवल 1 होने वाला है। हमारा जो एमसीक्यू होता है, हर एक पार्ट में हम 3 लेवल रखते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में क्या होता है, जितने भी वन लाइनर्स आते हैं उनको हम पूछते हैं। तकरीबन 10 वन लाइनर्स होते हैं। उसके बाद लेवल 2 आता है हमारे, जिसमें हम चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, या इमेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, या मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। देन हमारा आता है लेवल 3। लेवल 3 में हमारे पास मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड विद द लेवल 1। पहला जो क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन वाज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। हमने अभी तक किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करा है, नहीं हम आगे करेंगे। दिस इज आवर पॉलिसी, हम किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करने वाले। एंड द क्वेश्चंस, द 100 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू कवर, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने लगभग हर एक कॉन्सेप्ट से, हर एक लाइन से एक एमसीक्यू उठा के डाल दिया आपके सामने। So which of the following stones was not used for making beads in हड़प्पा civilization? के निम्नलिखित में से किस पत्थर का उपयोग हड़प्पा सभ्यता के दौरान मनकों को बनाने के लिए नहीं किया जाता था? मन के होते थे छोटे छोटे जो दाने टाइप होते थे, जिनसे आभूषणों को सराया जाता था, या बहुत सारी अन्य चीज़ों में भी उनका इस्तेमाल होता था। तो कौन से टाइप के स्टोन का इस्तेमाल, कौन से टाइप के पत्थर का इस्तेमाल मनकों को बनाने के लिए नहीं किया जाता था? क्या वो जैस्पर स्टोन है, जिसको सूर्यकांत मणि कहते हैं हिंदी में? क्या वो क्वार्ट्ज स्टोन है? क्या वो कार्नेलियन है? क्या वो चूना पत्थर है, लाइम स्टोन? आपको अगेन कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में इस वीडियो को पॉज करके हमें जवाब देना है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू ऑल। जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे प्रीमियर होते वक्त देख रहे हैं या प्रीमियर होने के बाद देख रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपके जो सवाल है वो सही नहीं होने वाले। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन्स वेर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स इन हड़प्पा सिविलाइजेशन? आंसर क्या होगा, सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन एक चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का तो इस्तेमाल किसी भी टाइप के मनकों को बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। चूना पत्थर का इस्तेमाल हड़प्पन करते थे, लेकिन कहाँ करते थे आपको बताना है। एक हिंट दे दिया जाता आपको, जब हमने ड्रेनेज पढ़ा था, पिछले ही वीडियो में हमने ड्रेनेज को कवर किया, तो वहाँ पे हमने बताया था कि ड्रेनेज में जो है ना, वो तह जो है, जो बेस है, वो बर्न्ड ब्रिक्स की बनाई जाती थी, पक्की ईंटों की। एंड ऊपर लूज कवरिंग्स डाली जाती थी, कभी कभी कच्ची ईंटों की या कभी कभी चूना पत्थर की। चूना पत्थर को एक बड़े से स्लैब में तब्दील किया जाता था एंड फिर उससे जो ड्रेन्स है उसको कवर कर लिया जाता था, ताकि अगर कभी सफाई करनी हो तो उन चूना पत्थर से बने स्लैब्स को हटा के हम लोग सफाई कर सकें। तो लाइम स्टोन का तो इस्तेमाल नहीं किया जाता होगा। बाकी इन तीनों ही स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, चाहे जैस्पर की बात करें, क्वार्ट्ज की बात करें, कार्डेलियन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, लाल कलर का होता था, जैस्पर शायद सफ़ेद रंग का होता था। तो लाइम स्टोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि ये मन के बनाने के लिए उपयुक्त स्टोन नहीं है, उपयुक्त पत्थर नहीं है। बाकी कार्डेलियन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था एंड बहुत बारीकी से कार्डेलियन को बनाया जाता था। आगे एक आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी है कार्डेलियन के ऊपर। देन क्वार्ट्ज शायद सतरंगी रंग का होता था एंड जैस्पर उजले रंग का होता था। तो इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा आप कह लें तो क्रिस्टल का भी इस्तेमाल किया जाता था। क्रिस्टल वाज अनदर स्टोन दैट वाज यूज्ड बाय हड़प्पन्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। एंड इसके अलावा कुछ मेटल्स जिनका भी इस्तेमाल किया जाता था, लाइक कॉपर का वो लोग इस्तेमाल करते थे, ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल करते थे वो लोग, कभी कभी लेड का भी इस्तेमाल करते थे, शीशे का इस्तेमाल। तो इन सारी चीज़ों से वो लोग अवेयर थे, अवगत थे। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, 41st क्वेश्चन। उसके बाद आगे आते हैं 42वें क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बाय द आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट ने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स को खोजा तो उन्होंने एक खास रीजन को, उन्होंने एक खास क्षेत्र को कहा कि ये गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, यानी कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग एक कल्चर था, जिसका नाम था गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। तो ये जो कल्चर उन्होंने नाम लिया है, ये कल्चर किस रीजन से बिलोंग करता था, कौन सा रीजन इस कल्चर का पार्ट था? आपको जवाब बताना है। क्या ढोलावीरा इस कल्चर का पार्ट था? क्या लोथल इस कल्चर का पार्ट था? क्या खेतरी इस कल्चर का पार्ट था? बालाकोट इस कल्चर का पार्ट था? आपको इस वीडियो में ना इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगा के जवाब देना, बहुत कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। अगेन वीडियो पॉज करें एंड कमेंट बॉक्स में इस सवाल का हमें उत्तर चाहिए। तो होप कि आपने इस सवाल को अटेम्प्ट किया होगा।
अब एक के बाद एक करके अटेम्प्ट करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। सॉरी, धोलावीरा इज अ साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ये तो किसी और कल्चर का पार्ट हो नहीं सकता, तो इसको भी डिस्कार्ड कर देते हैं। लोथल इज अगेन द पार्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ये भी किसी और कल्चर मतलब जो सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन उससे अलग कल्चर था। लाइक जैसे गणेश्वर जोधपुरा कल्चर की बात करें तो वहाँ पे ना जो पॉटरी मिली है वो भी पॉटरी मतलब जो बर्तन वो लोग बनाते थे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से अलग प्रकार के बर्तन मिले हैं। एंड हमें कैसे पता चला कि हड़प्पन एंड गणेश्वर जोधपुरा में कुछ कनेक्शन था, कनेक्शन कैसे पता चला वो आगे आपको पता चलेगा। एंड तीसरा जो साइट है खेतरी एक रीजन था राजस्थान में, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट में नहीं आता है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो खेतरी जो है ना राजस्थान में पड़ता है। ये जो रीजन है हमारा राजस्थान हरियाणा से लगता हुआ, दिस इज द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। ये जो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है वहाँ ये पाई जाती थी। सो खेतरी वॉज द रीजन दैट वॉज अ पार्ट ऑफ गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। एंड खेतरी से कैसे कनेक्शन था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको बताया था कि कैसे इस अलग कल्चर के लोगों से हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों का संपर्क था, कनेक्शन था। दैट वॉज अ सिनेरियो। बालाकोट भी नहीं हो सकता, बालाकोट अगेन वॉज एन इंपॉर्टेंट साइट, हड़प्पन साइट बहुत इंपॉर्टेंट साइट था। तो ये फूड सिटी हुआ करती थी, ऊपर से क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी बालाकोट बहुत ज़्यादा ही फेमस था। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, धोलावीरा भी नहीं हो सकता, लोथल भी नहीं हो सकता, बालाकोट भी नहीं हो सकता। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी खेतरी, कि खेतरी हमारा सही उत्तर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे 43वें क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो, कि मोहनजोदड़ो के शहर का अनुमानित क्षेत्रफल कितना था, अप्रोक्सीमेट। हमने पिछले वीडियो में मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, एक चीज छूट गई थी कि भाई इसका क्षेत्रफल टोटल कितना था। सो द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ मोहनजोदड़ो, क्या वो 120 हेक्टेयर था? एंड 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। क्या वो 125 हेक्टेयर था? क्या वो 250 हेक्टेयर था? क्या वो 400 हेक्टेयर था? आपको अगेन कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन। इसमें अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो आप सिर्फ तुक्का लगा सकते हैं, इसमें कोई एलिमिनेशन वगैरह काम नहीं आएगा। तो कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई चाहिए, जवाब चाहिए इस क्वेश्चन का, या आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। जितना ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो हमने पूछा था पिछले वीडियो में कि मोहनजोदड़ो में कुएं कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वेल्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। एंड चूंकि ये चीज़ें मेमोरी बेस्ड ही आप बना सकते हैं, आपको अगर नहीं पता कि कितने हेक्टेयर्स में फैली हुई थी मोहनजोदड़ो की सिटी तो आप कैसे जवाब देंगे। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 125 हेक्टेयर। 120 भी नहीं है, 400 भी नहीं है, 250 भी नहीं है। 250 हेक्टेयर से रिलेटेड एक सिटी थी जिसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था। आपने जब 11th क्लास में मेसोपोटामिया राइटिंग एंड सैटेलाइट चैप्टर को पढ़ा तो उसमें देखा था आपने कि एक सिटी है उरुक नाम, बहुत एंशिएंट सिटी, वन ऑफ द एंशिएंट सिटीज इन द वर्ल्ड। उरुक जो है वो 250 हेक्टेयर में बसी हुई थी, मोहनजोदड़ो के लगभग दोगुनी। लेकिन ये इतनी फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं थी। मोहनजोदड़ो खास क्यों है, छोटा है लेकिन इसमें प्लानिंग बहुत ज़्यादा थी। दैट वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी माइन्यूटली प्लान्ड एज कम्पेयर टू उरुक और जितने भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन की सिटीज़ हैं या मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की सिटीज़ है, उनके मुकाबले में ये जो मोहनजोदड़ो था, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की अन्य भी जो सिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा प्लान्ड थी। तो 125 हेक्टेयर था मोहनजोदड़ो शहर का एरिया एंड 250 हेक्टेयर था उरुक शहर का एरिया। तो आप ऐसे याद रखिए 125 एंड 250। तो दिस वॉज द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ मोहनजोदड़ो। एंड यहाँ पे आप शहर को देख सकते हैं, ये हमारा माउंट है, स्तूपा जिसके कहते हैं कि बुद्धिज्म उस ज़माने में भी था, लेकिन कहते हैं कि ये जो स्तूपा है प्रोबेबली इसका इस्तेमाल शायद वो लोग ग्रेन्स को या किसी खास चीज़ को स्टोर करने के लिए रखते होंगे। एंड ये हमारे बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अवशेष, उनके रेमिनेंस मिले हैं। आगे बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन पे जाते हैं। हड़प्पन्स वर नॉट अवेयर विथ, हड़प्पा के लोग डैश से अवगत नहीं थे। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शन आएंगे, कुछ वस्तुओं के ऑप्शन आएंगे, हो सकता है किसी स्टोन का ऑप्शन आ जाए, किसी मेटल का ऑप्शन आ जाए। आपको पता नहीं कि किस स्टोन या किस मेटल या किस वस्तु से हड़प्पा के लोग अवगत नहीं थे, दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। तो 4 ऑप्शन है, चांदी से वो लोग अवेयर नहीं थे, या शीशा से अवेयर नहीं थे, या तांबा से अवेयर नहीं थे, या लोहा से अवेयर नहीं थे। वीडियो पॉज करना है, कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई चाहिए या चैट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। ज़्यादातर रिकमेंडेड इसलिए किया जाता है कमेंट बॉक्स, बिकॉज हमें पता चल पाएगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। वी वुड बी एबल टू चेक द आंसर्स। अगर आप चैट बॉक्स में भी अटेम्प्ट करते हैं ना, तब भी आपसे ये गुजारिश की जाती है कि आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर अटेम्प्ट करें। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो नयन हो, चाहे वो सौम्या हो, चाहे वो मनप्रीत हो, चाहे वो आर्ट वस्टर हो, शिवानी हो, चाहे वो महेंद्र हो, अमन हो, जितने भी लोग हैं, अगर चैट बॉक्स में अटेम्प्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। जो भी आंसर आपने वहाँ लिखा, चाहे वो अंकिता हो, उसको आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी लिख दें, ताकि हमें ना एक प्रोग्रेस का ट्रैक रहे कि आप लोग कहाँ कितनी गलतियाँ करते हैं। क्योंकि मैं इंडिविजुअली सारे ही बच्चों के प्रोग्रेस को बहुत माइन्यूटली एनालाइज करता हूँ, ताकि क्योंकि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरी, ठीक है, आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो दिस इज सिनेरियो, आपको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ट्रीट करते हैं, इसलिए हम लोग कंटेंट्स बराबर डालते हैं बहुत ही रेगुलर एंड कंसिस्टेंटली। तो आई वुड रिकमेंड एंड आवर टीम वुड रिकमेंड कि जब भी आप किसी भी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें तो भले ही आप चैट बॉक्स में जवाब दें, आप वही जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे दें।
तो हड़प्पा के लोग इन चारों में से किस चीज़ से अवगत नहीं थे? चांदी से, शीशा से, तांबा से या लोहा से? अगेन कॉमन सेंस में आप तांबा, शीशा, चांदी छोड़े, हमने आपको कितनी बार बताया कि हड़प्पन्स लोहा का आविष्कार उस जमाने में हुआ ही नहीं है। लोहा तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1500 बीसी के बाद आया है। एंड हम हड़प्पन्स के बारे में कब पढ़ रहे हैं? 2600 से 1900 बीसी के बीच के समय को। तो यहाँ पे लोहा कैसे आएगा? तो अगर वन लाइनर एमसीक्यू ही है, अगर एक ऑप्शन ही चुनना तो दैट वुड बी लोहा। ऑब्वियसली वो आयरन ही होगा। कॉपर, लेड एंड सिल्वर तो जाने दे, यहाँ पे आयरन ही ऐसी चीज़ है जिससे वो लोग अवगत नहीं थे। एंड जहाँ तक कॉपर की बात करें तो कॉपर से वो लोग अवगत थे। कॉपर वो लोग बाहर के दूर दराज देशों से मंगाते भी थे। शीशे से भी अवगत थे, हालांकि शीशे का इस्तेमाल उतना नहीं होता था। सिल्वर से भी अवगत थे। सिल्वर इंडिया में नहीं पाया जाता था, लेकिन उसको भारी मात्रा में हम लोग मेसोपोटामिया से इम्पोर्ट करते थे। मेसोपोटामिया की सिटी उड़ुक या बेबीलोन से हम लोग इम्पोर्ट किया करते थे, मंगवाया करते थे, आयात किया करते थे। तो हड़प्पन्स पर अवेयर ऑफ सिल्वर, लेड, कॉपर, इसके अलावा वो लोग ब्रॉन्ज से भी अवेयर थे। गोल्ड से भी अवेयर थे। गोल्ड वॉज मोर रेयर देन द सिल्वर। चांदी से भी ज़्यादा रेयर था गोल्ड। तो गोल्ड से ज़्यादा हमें चांदी के इस्तेमाल देखने को मिला है। सो ब्राउन्स, गोल्ड, लेड, कॉपर, सिल्वर इत्यादि धातुओं से वो लोग अवेयर थे, लेकिन आयरन से अवेयर नहीं थे। तो दिस इज द सिनेरियो। ब्रॉन्ज का तो एक स्ट्रक्चर भी, एक नर्तकी की मूर्ति आप देख रहे हैं। तो दिस इज अ स्कल्पचर ऑफ अ डांसर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन के दौरान हमें मिली है। ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। तो ब्रॉन्ज, लेड, कॉपर वगैरह से वो लोग बहुत अच्छी तरीके से अवगत थे, बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। इसके बाद आगे आते हैं 45वें क्वेश्चन के ऊपर। डैश वॉज अ फेमस सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स की शंख की वस्तुओं बनाने का एक प्रसिद्ध केंद्र डैश था। डैश मतलब कोई जगह का नाम होगा। क्या वो चनूद्रो था, क्या वो नागेश्वर था, क्या वो लोथल था, क्या वो धोलावीरा था? यानी कि क्या चनूद्रो, क्या नागेश्वर, क्या लोथल या धोलावीरा शंख की वस्तुओं को बनाने का। शंख मतलब जो सीप से हमें मिलता है, शंख वगैरह समुद्री तटों से प्राप्त करते हैं हम लोग। तो इन टाइप की वस्तुओं को बनाने का, शंख से एंगल्स बनाए जाते थे, बहुत अलग अलग टाइप के लैडर्स बनाए जाते थे। तो इन चीज़ों को बनाने का एक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? चनूद्रो, नागेश्वर, लोथल या धोलावीरा? आपको अगेन इसका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैट बॉक्स में भी बताते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप उस आंसर को कमेंट बॉक्स में भी डाल दें। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अभी आते हैं एक के बाद एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। चनूद्रो इंडीड वाज अ वेरी फेमस क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर, लेकिन यहाँ पे शंख की वस्तुएं नहीं बनाई जाती थी। हालांकि शंख को काटा जरूर जाता था, लेकिन उससे वस्तुएं नहीं बनाई जाती थी। बाकी जितनी भी चीज़ें ले लें, बिड मेकिंग ले लें, आप कुछ भी ले लें, उन सब के लिए चनूद्रो बहुत फेमस था। नागेश्वर बहुत फेमस था शेल मेकिंग के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि नागेश्वर को अगर आप मैप में देखेंगे तो नागेश्वर यहाँ पे लोकेटेड है, एकदम गल्फ ऑफ कच्छ के टिप पे तो ये जो है समुद्री तट है, तो यहाँ से शंख भारी मात्रा में इनको उपलब्ध हो जाते थे। तो ये लोग शंख बहुत ज़्यादा बनाते थे। तो शंख की वस्तुओं को बनाने के लिए जो सबसे फेमस प्रोडक्शन सेंटर था वो एक नागेश्वर हुआ करता था एंड एक बालाकोट हुआ करता था, जो कि आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता। सो द करेक्ट आंसर वुड बी नागेश्वर। लोथल भी पोर्ट सिटी थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर शंख की चीज़ें नहीं बनती थी। धोलावीरा तो पोर्ट सिटी है ही नहीं, ये तो लैंड लॉक्ड एक शहर था, तो यहाँ पे शंख की वस्तुएं बनाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो दैट वॉज बेसिकली द आंसर की नागेश्वर, जो कि यहाँ पे हमारा गल्फ ऑफ कच्छ के टिप पे पड़ता है, ये बहुत फेमस था। एंड इसके अलावा बालाकोट, अगर आप यहाँ जाएंगे बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, तो वो बहुत फेमस था शंख की वस्तुओं को बनाने के लिए। लेकिन चनूद्रो वॉज द मोस्ट फेमस क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर। एंड एक बच्चे ने हमसे कल पूछा था कि सर चनूद्रो में सिटाइडल था या नहीं था। तो आपको ये बता दें कि जैसे बहुत सारी साइट्स हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, राखीगढ़ी या आप कह लें तो बनावली, धोलावीरा, इन सबको छोड़ दें तो बहुत सारी ऐसी साइट है जिनको अच्छे से एक्सकेवेट नहीं किया गया। रीज़न ये है कि अभी वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही है ऑलरेडी। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो को जब एक्सकेवेट किया जाना शुरू किया गया तो वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं रही थी, बहुत कम पॉपुलेशन वहाँ पे रही थी, इसीलिए इतनी ज़्यादा वहाँ पे एक्सकेवेशन हो पाई है। अभी जैसे गनवेरी वाला का एग्जाम्पल ले, या चनूद्रो का एग्जाम्पल ले, या नागेश्वर का एग्जाम्पल ले, या सोमनाथ का एग्जाम्पल है, जहाँ पे आज सोमनाथ मंदिर है, वहाँ भी एक साइट है। तो इन सब जगहों पे बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, तो हम कैसे उनको हटा के वहाँ पे खुदाई शुरू कर दें, तो हमें कैसे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ऐसा तो नहीं होता होगा कि भाई चनूद्रो में सिटाइडल नहीं होंगे, चनूद्रो में सिटाइडल जरूर होंगे, लेकिन अभी तक हमें प्रमाण नहीं मिले। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से किस शहर में सिटाइडल नहीं था, तो चनूद्रो का अगर ऑप्शन है तो आप चनूद्रो को टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमें प्रमाण नहीं मिला सिटाइडल का, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि हमने अभी तक पर्याप्त मात्रा में एक्सकेवेशन नहीं किया, खनन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत पॉपुलेशन रह रही है। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, राखीगढ़ी, ये सारे, चाहे रोपर की बात करें, सारे ना अबेंडन्ड शहर है, बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है। तो इनको खुदाई करना, इनकी जो खनन करना बहुत आसान है, इनको एक्सकेवेट करना बहुत आसान है, इसीलिए इनसे बहुत सारी चीज़ें में प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी तो अभी तक एक्सकेवेशन चल रहा है, एंड प्रोबेबली दैट विल बी द मोस्ट लार्जेस्ट हड़प्पन साइट टिल डेट। अगर कुछ दिनों बाद शायद ये आर्कियोलॉजिस्ट ये अनाउंस भी करेंगे। सो दिस इज अ सिनेरियो, क्यों चनूद्रो में सिटाइडल के प्रमाण नहीं मिले हैं, क्यों बहुत सारी जगहों पे, जैसे गनवेरी वाला में आप जाएंगे तो बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि गनवेरी वाला में एक्सकेवेशन ना के बराबर हुई है, नाम मात्र एक्सकेवेशन हुआ वहाँ पे। दैट इज अ सिनेरियो।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 46वें क्वेश्चन की तरफ। विच रीजन ऑफ इंडस सब कॉन्टिनेंट प्रोवाइडेड गोल्ड टू हड़प्पस, के भारतीय उपमहाद्वीप के किस क्षेत्र से हड़प्पन वासी जो है वो गोल्ड लेते थे, सोना खरीदते थे। तो क्या क्षेत्रीय रीजन से वो लोग सोना खरीदते थे, या लोथल से खरीदते थे, या शॉर्टोगे से खरीदते थे, या दक्षिण भारत से खरीदते थे। आपको अगेन कमेंट बॉक्स में सही जवाब बताना है। वीडियो को पॉज करें, विचार करके, बहुत विचार करके इस सवाल का जवाब हमें दें। नाउ होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। एक के बाद एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। पहला जो ऑप्शन हमारा क्षेत्रीय रीजन, अभी हमने देखा वो कहाँ पड़ता है, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे, आजकल के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अराउंड। तो क्षेत्रीय रीजन इसलिए मशहूर था क्योंकि यहाँ से जो हड़प्पन है ना, वो कॉपर मंगाया करते थे। कॉपर बहुत ज़्यादा यहाँ से मिलता था। एंड जब आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पन साइट को विजिट करते हैं एंड गणेश्वर जोधपुरा कल्चर को विजिट करते हैं, इस क्षेत्रीय रीजन को विजिट करते हैं, तो उन्होंने देखा कि क्षेत्रीय रीजन में ना कुछ अलग टाइप की पॉटरी बन रही है। तो उनको पता चला कि अच्छा यहाँ पे कोई अलग कल्चर था जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था। क्योंकि यहाँ पे जो पॉटरी हमें मिली है एंड और भी जो आभूषण वगैरह मिले हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स पे ऐसी चीज़ें नहीं मिली हैं। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने तब जाके अनुमान लगाया कि दिस विल बी द साइन ऑफ अ सेपरेट कल्चर। नॉर्थ सिविलाइजेशन एक छोटा सा कल्चर था राजस्थान के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में। तो उस रीजन से वो लोग क्या करते थे, कॉपर लिया करते थे। हमने मैप में देखा था। लोथल अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स सेंटर था जहाँ से कार्नेलियन लेते थे हड़प्पन, फिर शॉर्टोगे, लैपिस लाजुलाई यहाँ से लिया जाता था। क्षेत्रीय रीजन लोथल शॉर्टोगे को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास बचता है दक्षिण भारत। तो हड़प्पन जो है दक्षिण भारत से, पर्टिकुलरली जो केरला एंड कर्नाटक का इलाका है, वहाँ से सोना ऑब्टेन करते थे, गोल्ड ऑब्टेन करते थे। एंड गोल्ड वॉज वेरी रेयर, वेरी 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 रेयर, बहुत ज़्यादा ही रेयर था। इसीलिए इनको ज़्यादा हमने एक्सचेंज में नहीं पाया, इनको हमने ज़्यादातर होल्ड्स में ही पाया। लोग संभाल के ज़मीनों में गाड़ के रखते थे ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को ये काम आ सके। दैट वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। डैश वॉज नॉट द ट्रेड पार्टनर ऑफ हड़प्पस, की हड़प्पा वासियों का व्यापार में कौन भागीदार नहीं थे। यहाँ पे 4 देशों के नाम आपके सामने हैं, मेसोपोटामिया, थाईलैंड, ओमान और बहरीन। तो इन चारों में से कौन हड़प्पन वासियों के साथ व्यापार में भागीदारी नहीं करता था। ना तो हड़प्पन से इसके साथ सामान खरीदते थे, ना ही इसको बेचते थे। तो कौन वो देश था, कौन वो इलाका था। मेसोपोटामिया के बारे में हमने देखा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड कॉन्टैक्ट था हड़प्पन का, लैंड रूट के थ्रू भी, ऊपर से सेंट्रल एशिया के थ्रू भी, एंड नीचे अगर आप जाएंगे तो समुद्री रूट के थ्रू भी, ये जो पर्शियन गल्फ के थ्रू, अरेबियन सी के थ्रू हम लोग जाते हैं। ओमान से भी था, बहरीन से भी था, लेकिन थाईलैंड से नहीं था। अभी तक हमें ना चाइना, इजिप्ट, थाईलैंड या साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, उनके कोई एविडेंस नहीं मिले कि वहाँ पे हड़प्पन सभ्यता के लोगों के साथ ट्रेड नेटवर्क स्थापित किए गए होंगे या ट्रेड कनेक्शन रहा होगा। तो हमें मेसोपोटामिया का एविडेंस मिला, ओमान का मिला, बहरीन का मिला। इजिप्ट के साथ प्रोबेबली ऐसा होता होगा कि यहाँ से मेसोपोटामिया सामान जाते होंगे एंड देन मेसोपोटामिया से जो हड़प्पन ऑब्जेक्ट है वो इजिप्ट में ट्रेड किए जाते होंगे। डायरेक्ट अभी तक ट्रेड की हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिले कि ये लोग शायद रेड सी के थ्रू, सोमालिया के थ्रू इजिप्ट जाते हैं, नहीं जाते। चाइना के साथ भी सिमिलर प्रॉब्लम है। ऐसा कहा जाता है कि सामान यहाँ से शॉर्टोगई जाते होंगे, फिर शॉर्टोगई से वो लोग अलग अलग कबीले और खाना बदोशों द्वारा चाइना पहुँचते होंगे, लेकिन डायरेक्ट ट्रेड का अभी तक हमें प्रमाण नहीं मिला है। सो अगेन मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन को छोड़ दे तो थाईलैंड में हमारे पास ऐसा एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि हड़प्पन वासियों का यहाँ पे ट्रेड होता हो। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी थाईलैंड, की थाईलैंड में हड़प्पन वासियों का कोई भी व्यापार में भागीदारी यहाँ पे नहीं थी। थाईलैंड वॉज नॉट द ट्रेड पार्टनर ऑफ हड़प्पन्स। इसके बाद अगले 48वें क्वेश्चन पे जाते हैं कि डैश प्रोडक्ट्स वे नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम हड़प्पस टू अदर कंट्री, कि फलाने उत्पादों को हड़प्पा से अन्य देशों में नहीं निर्यात किया जाता था। तो किस टाइप के उत्पादों को नहीं निर्यात किया जाता। निर्यात मतलब यहाँ से बाहर भेजना, आयात मतलब बाहर से यहाँ लाना। तो क्या सिल्वर प्रोडक्ट्स को नहीं एक्सपोर्ट किया जाता था, ये लैपिस लाजुलाई को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था, या गोल्ड को नहीं किया जाता था, या कार्नेलियन को नहीं किया जाता था। यहाँ पे अगेन आपको बहुत विचार करके, बहुत सोच समझ के वीडियो को पॉज करें एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। द ऑप्शंस, नाउ वी आर गोइंग टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। कार्नेलियन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था, तो इसको तो ऑब्वियसली वो लोग एक्सपोर्ट करते होंगे। लूथल से भारी मात्रा में कार्नेलियन आता था, तो कार्नेलियन कभी इस सवाल का सही आंसर नहीं हो सकता। फिर लैपिस लाजुलाई, शॉर्टोगई हमारी मोनोपोली थी लैपिस लाजुलाई की। हम लोग मेसोपोटामिया को बेचते थे लैपिस लाजुलाई भारी दामों पे, वो लोग मरे जाते थे लैपिस लाजुलाई के लिए, क्योंकि लैपिस लाजुलाई के ना मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल यूजेस, बहुत ज़्यादा ही यूजेस। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा रेयर बनती है या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, या वो बहुत मल्टीपल यूजेस में काम आती है, तो इसलिए भी इसका दाम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। चांदी के जो प्रोडक्ट्स थे वो हड़प्पन सभ्यता में मिले तो हैं, लेकिन चांदी की जो चीज़ें थी वो एक्सपोर्ट नहीं की जाती थी, क्योंकि चांदी यहाँ नहीं खरीदी जाती थी। जैसा हमने देखा था सोना को साउथ इंडिया से एंड हिमालयन बेल्ट्स में जो ऊपर के इलाके थे, सोनभद्र का इलाका हो गया उत्तर प्रदेश का, एंड गंगेटिक प्लेन्स का इलाका हो गया, वहाँ पे कहीं की गोल्ड माइंस थे जो जहाँ से हड़प्पन्स को सोना मिल जाता था, लेकिन सिल्वर नहीं मिलता था। सिल्वर इतनी आसानी से नहीं मिलता था, तो सिल्वर वो लोग मेसोपोटामिया से मंगाते थे। दे यूज्ड टू इम्पोर्ट सिल्वर फ्रॉम मेसोपोटामिया, वो बेचते नहीं थे, वो खरीदते ही थे सिल्वर को। तो सिल्वर प्रोडक्ट्स वेर नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम हड़प्पा टू अदर कंट्रीज, सिल्वर प्रोडक्ट्स वेर इम्पोर्टेड टू हड़प्पा फ्रॉम अदर कंट्रीज, की बाहर के देशों से हड़प्पा में लाए जाते थे, यानी कि बाहर के देशों में भेजे जाते थे।
तो दैट वाज द करेक्ट आंसर। लैपिस लाजुलाई बहुत फेमस प्रोडक्ट था, इसको भी बेचा जाता था। गोल्ड प्रोडक्ट को भी बेचा जाता था, कार्नेलियन को भी बेचा जाता था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 49वां क्वेश्चन की लोकल वेट्स ऑफ डैश फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड की किस जगह के स्थानीय वजन जो भाट होते हैं वजन करने वाले उन्होंने हड़प्पा मानकों का पालन किया। हड़प्पा के वेट्स के बारे में तो आगे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपको बता दें कि हड़प्पा का ना वेट स्टैंडर्ड बाइनरी था। अगर ये 2 ग्राम का वजन होगा तो इससे बड़ा 4 ग्राम का होगा, फिर इससे बड़ा आपके सामने 8 ग्राम का होगा। अगर वो लोग ग्राम को यूनिट मानते होंगे तो फिर इससे बड़ा आपका 16 ग्राम का होगा, फिर इससे बड़ा आपका 32 ग्राम का होगा। इससे क्या होता था कि वैरायटी ऑफ गुड्स को हम लोग एक साथ माप पाएंगे, क्योंकि छोटे के छोटे आभूषण भी मापे जा सकते थे एंड बड़े बड़े जार एंड ग्रीनरी से भरे हुए वस्तुएं भी नापी जा सकती थी। तो बाइनरी रेशियो में ही चीज़ों को रखा गया था। तो इस स्टैंडर्ड को एक और जगह फॉलो किया जाता था। उन्होंने जब हड़प्पा के साथ ट्रेड शुरू किया उस जगह के लोगों ने, तो उन्होंने देखा कि ये जो वेट स्टैंडर्ड वो तो बहुत सही है, इससे हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को माप सकते हैं। दे स्टार्टेड फॉलोइंग द हड़प्पन स्टैंडर्ड इन द वेट सिस्टम। तो क्या बहरीन के लोगों ने इस चीज़ को कॉपी करा, या ओमान के लोगों ने, या ईरान के लोगों ने हड़प्पन वेट स्टैंडर्ड को कॉपी करा, या मिस्र के लोगों ने, इजिप्ट के लोगों ने हड़प्पन वेट स्टैंडर्ड को कॉपी करा? आपको अगेन सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। नाउ अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ईरान के साथ तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर दे। इजिप्ट के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दे। आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, कॉमन सेंस लगा के। ईरान और इजिप्ट का तो कहीं भी जिक्र नहीं मिला, तो ईरान और इजिप्ट को ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे। फिर बचता है ओमान और बहरीन। तो ओमान और बहरीन में 50-50 का मसला, तो यहाँ पे आपकी नॉलेज काम आएगी। बहरीन को क्या कहा जाता था? दिलमुन कहा जाता था। एंड हमने क्या देखा था? दिलमुन में एक सील देखी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है उसमें एक सील दिखाया गया वहाँ पे दिलमुन का। उस सील में ना हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी कुछ साइंस है एंड बगल में लिखा गया है उसी सील पिक्चर के बगल में कि दिलमुन के लोग इतने ज़्यादा प्रभावित थे हड़प्पन सिविलाइजेशन से कि उन्होंने अपने वजन सिस्टम को भी हड़प्पन स्टैंडर्ड पे रख लिया था। सो दे स्टार्टेड फॉलोइंग द हड़प्पन स्टैंडर्ड इन वेट सिस्टम। तो ये कौन लोग थे? दिलमुन कहा जाता था बहरीन के लोगों को। ठीक है, बहरीन को दिलमुन नाम से डिनोट किया गया मेसोपोटामियन टेक्स्ट। तो ऐसे ही हड़प्पन्स को भी एक अलग नाम से डिनोट किया गया है, उसको आगे चल के बताया जाएगा आपको। तो दीज वेर द 9th क्वेश्चन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ क्लास 12 MCQ सीरीज चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। आगे चलते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। लेवल 1 का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। डैश वाज द नेम यूज्ड बाय मेसोपोटामियन टेक्स्ट फॉर द इंडस वैली रीजन। कि इंडस वैली रीजन के लिए, सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए मेसोपोटामिया के ग्रंथों में किस नाम का इस्तेमाल करा गया? अभी हमने देखा कि दिलमुन नाम इस्तेमाल किया जाता था बहरीन के लोगों के लिए, ओमान के लोगों के लिए भी अलग नाम इस्तेमाल किया जाता था एंड सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए भी एक अलग नाम इस्तेमाल किया जाता था। आपको बताने की कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता था? क्या शाम नाम इस्तेमाल किया जाता था, या मेलुहा इस्तेमाल किया जाता था, या दिलमुन इस्तेमाल किया जाता था, या मगान इस्तेमाल किया जाता था? अगेन वीडियो पॉज करें, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। श्याम नहीं हो सकता, क्योंकि श्याम जो है वो थाईलैंड का एंशिएंट नेम है, श्याम देश कहते थे उसको। तो थाईलैंड से तो इंडिया का कोई कनेक्शन है, तो इसको डिस्कार्ड कर ले। दिलमुन अभी हमने देखा बहरीन को दिलमुन नाम से डिनोट करते थे मेसोपोटामिया, तो इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। मगान और मेलुहा में जब हम कंफ्यूज होंगे, मेलुहा विल बी द आंसर। एंड आपने एक रमेश त्रिपाठी की बुक पढ़ी है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, तो वो वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही सिटीज को डिस्कस कर रहा है। शिवार्टिलॉजी जो पहली उनकी किताब है, जिसमें 3 किताब है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागाज एंड द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। तो ये जो तीनों किताब है वो मेसोपोटामिया हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही इर्द गिर्द बसती है। तो यहाँ पे मेलुहा नाम से वो लोग मेसोपोटामियंस डिनोट करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को, पूरे ही क्षेत्र को। एंड वो हड़प्पन्स को मेलुहन्स नाम से डिनोट करते थे। मगान यूज किया जाता था ओमान के लिए, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ओमान को मगान नाम से डिनोट किया गया है। दिलमुन से बहरीन को डिनोट किया गया है एंड मेलुहा से हड़प्पा सिविलाइजेशन के पूरे क्षेत्र को, हड़प्पन सिविलाइजेशन के पूरे क्षेत्र को डिनोट किया गया। तो बहरीन, ओमान एंड हड़प्पा को मेलुहा, दिलमुन एंड मगान नाम से रिस्पेक्टिवली डिनोट किया गया है। तो दीज वर द 10 क्वेश्चन ऑफ लेवल 1। अब आगे बढ़ते लेवल 2 के 5 क्वेश्चन एंड उसके बाद लेवल 3 के 5 क्वेश्चन को देखते हैं। तो नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द लेवल 2। लेवल 2 में अगेन हमारे पास चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होंगे। सो गेटिंग स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 51 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्राफ्ट प्रोडक्शन। टॉपिक क्या? क्राफ्ट प्रोडक्शन की, शिल्प कला से रिलेटेड एक कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए जाएंगे। आपको बताना कि कौन सा कथन सही है, इज करेक्ट, नॉट करेक्ट नहीं, सही है। 4 स्टेटमेंट है आपके सामने यहाँ पे कि मन के बनाने के लिए जैस्पर क्रिस्टल कार्ड्स का उपयोग किया जाता था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटाइट का उपयोग करके मन के बनाना अत्यंत कठिन था। मेकिंग बीड्स यूजिंग स्टेटाइट वाज एक्सट्रीमली टफ। चनहुद्रो, लोथल एंड धोलावीरा में विशेष ड्रिल मिले हैं। ड्रिल मतलब छेद करने की टेक्निक। मनकों को कैसे बनाया जाता था? जैसे अगर स्टेटाइट के एग्जाम्पल है तो उनको मोल्ड करके लेप बना के सुखाया जाता था, फिर उसमें छेद किया जाता था, ड्रिलिंग करी जाती थी। एंड उसी मलके में जब छेद किया जाएगा तभी तो हम उसमें धागा लगा के फिर उसको आभूषण बना पाएंगे। तो छेद करने के लिए क्या लोथल, चनहुद्रो एंड धोलावीरा में विशेष सेंटर्स मिले हैं, विशेष उपकरण मिले हैं। चौथा स्टेटमेंट कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर में
शिल्प उत्पादन नहीं होता था, मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन बड़े बड़े शहरों में लाइक मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में नहीं हुआ करता था। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। फिर वी हैव द ऑप्शन, क्या केवल पहला स्टेटमेंट सही है, क्या पहला और चौथा स्टेटमेंट दोनों सही है, क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, क्या पहला और तीसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। आपको अगेन बहुत सोच विचार के आराम से पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। सो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। एंड उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो जैस्पर, क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज वेर यूज्ड फॉर बिड मेकिंग। बिड मेकिंग के लिए, मनके को बनाने के लिए जैस्पर, क्रिस्टल एंड क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता था। दैट वाज करेक्ट। एंड इसके अलावा क्रिस्टल का भी उपयोग किया जाता था, कार्नेलियन का भी उपयोग किया जाता था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही है, यानी कि जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 का जिक्र होगा वो सारे ऑप्शन सही है। तो ABCD चारों ही ऑप्शंस में स्टेटमेंट 1 का जिक्र है, तो इसमें तो चारों ऑप्शन सही हो नहीं सकते। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखें, स्टेटाइट का उपयोग। स्टेटाइट को हिंदी में कहते हैं सेल घड़ी। तो सेल घड़ी का उपयोग करके मनके बनाना अत्यंत कठिन था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टेटाइट बहुत ही ज़्यादा लचीला एक केमिकल होता था। इससे बहुत आसानी से, जैसे इसको ना मिट्टी में भिगा के पेस्ट बना के वो लोग मनके बना लेते थे, एंड फिर जब मनके बना लिए तो उसमें छेद कर लेते थे ड्रिलिंग के थ्रू। तो स्टेटाइट से मनके बनाना बहुत आसान होता था। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन 2 का जिक्र जहाँ होगा उसको, सॉरी, स्टेटमेंट 2 का जिक्र जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को मैं डिस्कार्ड कर, लाइक ऑप्शन सी में स्टेटमेंट 2 का जिक्र, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। फिर तीसरा जो स्टेटमेंट है दैट इज चनहुदुरो, लोथल एंड धोलावीरा में विशेष ड्रिल मिले हैं। ये भी सही है। चनहुदुरो एंड लोथल में तो पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पे मनकों को छेदा जाता था, मतलब यहाँ पे ड्रिलिंग की जाती थी ताकि उसमें फिर धागा लगा के हम लोग आभूषण का रूप दे सके इसको। हाल ही में जब हमने धोलावीरा इज मोस्ट और द मोस्ट रिसेंट हड़प्पन साइट, तो हाल ही में जो हमने धोलावीरा में पाया है कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ड्रिल मिले हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह मिले हैं। तो इसको भी हमने कहा कि ये भी शायद मनकों के लिए ड्रिलिंग का एक काम करता होगा, मनकों के ड्रिलिंग में एक बहुत स्पेशलाइज सेंटर होगा। तो चनहुदुरो, लोथल एंड धोलावीरा तीनों ही बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज है मनकों की ड्रिलिंग करने में। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। चनहुदुरो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल था। अगर आप क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पे लगभग बहुत टाइप के क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था। अगर क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर। आपको इसको भी मैप में लोकेट करना आना चाहिए। हालांकि ये भी पाकिस्तान में पड़ता है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर एक जहनी तौर पर दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से, अगर कभी भी गलती से भी अगर CBSE पूछ लेता है, किसी भी बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप जवाब दे सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास तीसरे स्टेटमेंट ऑप्शन, पहला और तीसरा, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में तीसरे स्टेटमेंट का जिक्र नहीं करा गया। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। वैसे चौथे स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट का कहा गया कि बड़े बड़े शहरों में क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं होता था। दैट इज करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। ये कंप्लीटली इनकरेक्ट है। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, छोटे पैमाने पे ही होता था, लेकिन होता था। ज़रूरी नहीं कि स्पेशलाइज सेंटर में ही हो, बाकी बड़े बड़े शहरों में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन जरूर होता था। तो ये जो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। एंड करेक्ट कौन कौन सा? पहला और तीसरा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। दैट मीन्स पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। अब आगे बढ़ते हैं 52वें क्वेश्चन को देखते हैं। रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट है? तो 4 स्टेटमेंट आपके सामने, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कहा गया कि उन्होंने ओमान से तांबा आयात किया, दे यूज्ड टू इंपोर्ट कॉपर फ्रॉम ओमान। उसके बाद मेसोपोटामिया के ग्रंथों में सिंधु घाटी क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्र के नाविकों को, सिंधु घाटी क्षेत्र को नाविकों की भूमि कहा गया। इंडस वैली रीजन वाज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर्स। यहाँ पे नाविक बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत रिस्क टेकर्स नाविक हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है? इसके अलावा मेसोपोटामिया के ग्रंथ ओमान को दिलमुर कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? आपके सामने ऑप्शन है, बोलने 3 की खाली 3। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, या पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही गलत है, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, या नन ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है, बाकी कोई गलत नहीं है। आपको अगेन बहुत विचार करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैट बॉक्स में भी दे रहा, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में एक बार दे दें, ताकि इट विल बी ईजियर फॉर अस टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, जितने भी बच्चे इस MCQ सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक के बाद एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? दे इम्पोर्टेड कॉपर फ्रॉम ओमान। ये तो सही बात है, वो लोग कॉपर इम्पोर्ट करते थे ओमान से। हमें अवशेष मिले हैं कि कॉपर, ओमान में जो कॉपर है, एंड हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कंटेम्प्रेरी कॉपर पाया है उसी ज़माने का, उसमें ना कॉमन एक निकल का हमें अवशेष मिला है, यानी कि इन दोनों में निकल का कोई कंपोनेंट था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ना तो खेती रीजन के कॉपर में निकल के कंपोनेंट्स है, ना ही किसी अन्य रीजन से अगर वो लोग कॉपर मंगाते थे तो वहाँ पे निकल के हमें कंपोनेंट्स मिले। तो ऑब्वियसली अगर वो निकल के कंपोनेंट्स वाले कॉपर मंगाते थे तो वो बाहर के रीजन से ही मंगाते होंगे। एंड अगर ओमान और हड़प्पा के दोनों ही रीजन में जो कॉपर पाए गए हैं उनमें निकल के कंपोनेंट्स हैं, तो हड़प्पा में अगर कॉपर नहीं बनता तो कहाँ पे बनेगा? ओमान पे ही बनेगा। अगर 2 जगहों पे कॉमन चीज़ें मिल रही हैं और एक जगह वो चीज़ बनती ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बनेगी कहाँ चीज़? दूसरी जगह बनेगी। तो द ओमान
वॉज द रीजन जहाँ से कॉपर ये लोग इंपोर्ट किया करते थे। ना केवल हड़प्पा के लोग इंपोर्ट करते थे बल्कि मेसोपोटामिया में भी ओमान से कॉपर जाता था, इसीलिए मेसोपोटामिया का ओमान से ट्रेड कॉन्टैक्ट बहुत फ्रीक्वेंट था। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, जो भी ऑप्शंस होंगे, वो हमारे लिए गलत होंगे, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, वो गलत नहीं है। यहाँ पर मैं उन स्टेटमेंट्स को चुनना जो गलत है, जो इनकरेक्ट है। तो ये और ये ऑप्शन डिस्कार्ड कर दे, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 1 का जिक्र दोनों में। अब सेकंड स्टेटमेंट को देखें, इसमें क्या कहा गया कि इंडस वैली रीजन वाज कॉल्ड एज लैंड ऑफ सी फेयरर्स इन द मेसोपोटामियन टेक्स्ट। कि इंडस वैली रीजन में, इंडस वैली रीजन के जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, जो ग्रंथ है, वहाँ पे इसको कहा गया कि नाविकों की भूमि है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो मेसोपोटामियंस थे वो रिस्क टेकर्स थे, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के बोट्स बनाते थे। एंड जहाँ पे बोट्स बनाने का सवाल आता है, तो बोट्स बनाना सबसे पहले मेसोपोटामियंस ने सीखा। फिर ये जो कला है ये सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचती है, चाहे इजिप्ट में या हड़प्पा में या चाइना में। लेकिन मेसोपोटामियंस बहुत एक्सपर्ट थे नावों को चलाने में, तो दे वर कंसिडर्ड एज मास्टर सीफेयरर्स। बहुत एक्सपर्ट वो लोग कैप्टन थे, बहुत एक्सपर्ट सेलर्स थे। इसीलिए मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट है वो इस लैंड को, पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लैंड को लैंड ऑफ सी फेयरर्स कहते हैं, कि यहाँ पे नाविक बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है कि वो इतने सामानों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, वहाँ से यहाँ पहुँचाते हैं। तो ये स्टेटमेंट होना सही है। तो दूसरे स्टेटमेंट से रिलेटेड भी जो भी ऑप्शन है उसको हमें डिस्कार्ड करना, तो ये दोनों ऑप्शन हमने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया। अब बचता है तीसरा स्टेटमेंट। अगर ये सही होगा तो हमारा जो आंसर है वो नन ऑफ द अबव है, अगर ये गलत होगा तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ही हो जाएगा। सो मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर ओमान एज दिलमुन। कि मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है वो ओमान को दिलमुन नाम से रेफर करता है, दिलमुन नाम से डिनोट करते हैं। ये स्टेटमेंट है वो अभी मैंने लिखा है कि दिलमुन नाम से किसको डिनोट किया जाता था? बहरीन को। ओमान को किस नाम से डिनोट करते थे वो लोग? मगान नाम से, मगान नाम से। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया एंड इसके तहत ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ओमान को मगन नाम से, बहरीन को दिलमुन नाम से, हड़प्पन सिविलाइजेशन के पूरे क्षेत्र को मेलुहा नाम से डिनोट किया जाता था। तो दिस थर्ड स्टेटमेंट विल बी द इनकरेक्ट एंड ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं 53वें क्वेश्चन को देखते हैं, द 53rd नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक सील दिया गया है, आपको बताने की ये जो सील है कहाँ से मिली है। ये सील बहुत गौर से आप देखें एंड बहुत एनालाइज करने की कोशिश करें। आपने चैप्टर में जितनी भी तस्वीरें देखी है उनको एक बार फिल्टर आउट करने की कोशिश करें, देन यू विल गेट टू रियलाइज कि ये सील कहाँ पे पाई गई थी। तो दिस सील बिलोंग्स टू, क्या ये सील हड़प्पा में पाई गई है, बहरीन में पाई गई है, मेसोपोटामिया में पाई गई है, या ओमान में पाई गई है? आप अगेन इस वीडियो को पॉज करेंगे एंड कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देंगे इस सवाल का। तो ये जो मुहर है ये पाई गई है मेसोपोटामिया में। बहरीन में भी एक ऐसी ही मुहर पाई गई है जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, ये मुहरें खास क्यों है? खास इसलिए क्योंकि ऐसी जो बैलों को सिंबलाइज की गई मुहरें हैं ये तब बनाई जाने लगी मेसोपोटामिया में जब इनका हड़प्पन के साथ ट्रेड कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ। तब उन्होंने देखा कि हड़प्पन सील्स में बैलों को बनाया जा रहा है, या कभी कभी आप देखेंगे तो मछलियों के तस्वीर को वो लोग उभार देते थे। जैसे अगर आप यहाँ पे बहरीन के सील को देखें तो यहाँ पे मछलियों के ये जो एक साइन है, मछली टाइप का साइन लगता है, ये आप हड़प्पन सील में बहुत कॉमन देखेंगे, तो इसको उभारा गया है। तो जब इन्होंने ट्रेड कॉन्टैक्ट्स स्टैब्लिश किए हड़प्पा के साथ, तो चाहे बहरीन हो चाहे मेसोपोटामिया हो, उन्होंने अपने सील्स में हड़प्पन सिम्बॉल्स को रिप्रेजेंट करना शुरू करा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेसोपोटामिया की सील है, यहाँ पे ये जो साइन है वो भी हड़प्पन साइन है, एंड ये जो बैल है, ये जो वृषभ है, ये जो ऑक्स है, बुल है, ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के सील से लिया गया है, इसीलिए ये मुहर इतनी खास है। एंड ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तस्वीरों को लेकर, भाई ये कहाँ पाई गई थी एंड व्हाट डज दिस पिक्चर डिपिक्ट। तो ये पिक्चर बताता है कि मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बीच फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट थे एंड दे यूज्ड टू शेयर द कल्चर्स एंड करेंसीज। जो भी चीज़ें हैं, वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता था एंड संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था, कल्चर का भी आदान प्रदान होता था। इसके बाद ये जो बहरीन का सील है इसको भी आप देख लें, इन दोनों तस्वीर को आप ध्यान में रखें। इसी बहरीन के सील के बगल में हमें बताया गया था कि बहरीन के लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के साथ, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों से, कि वो क्या करते हैं अपने वेट सिस्टम को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड से जोड़ देते हैं, बाइनरी रेशियो में रखना शुरू कर देते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, यहाँ पे आपके सामने अगेन एक तस्वीर दी गई, आपको बताने की ये जो सबसे पहले तो ये कंटेनर क्या है एंड ये कहाँ से मिला होगा। तो दिस ऑब्जेक्ट हैज़ बीन फाउंड एट, कहाँ पर मिला है? क्या ये कंटेनर मेसोपोटामिया में मिला है, या ओमान में मिला है, या बहरीन में मिला है, या इनमें से किसी भी जगह पे नहीं? तो आपको अगेन इस वीडियो को पॉज करना है एंड बहुत ही पेशेंटली इस सवाल का हमें जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, ये चीज़ें ना फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। जैसे सील्स को हमने देखा कि जब ट्रेड कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुए तो लोगों ने अपनी चीज़ों को दूसरे की चीज़ों को अपने चीज़ों में बांटना शुरू किया, अपने चीज़ों में रिप्रेजेंट करना शुरू किया। ये भी ट्रेड कॉन्टैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था कि ओमान से हड़प्पन क्या करते थे, कॉपर मंगाते थे एंड हड़प्पन क्या भेजते थे बदले में, तो वो लोग शायद कुछ लिक्विड के रूप में कोई सामान भेजते होंगे इस कंटेनर में। ये कंटेनर हड़प्पा का, क्योंकि ये जो साइंस है आप देखेंगे, अगर आप आगे चल के जब हम अल्फ़ाबेट्स पे हड़प्पन साइंस पे एमसीक्यू लेंगे तो वहाँ पे आपको हड़प्पन साइंस से भी अवगत कराया जाएगा। तो इस तरीके के साइन हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं। तो ये साइन के जार जब हमें हड़प्पन ओमान में मिले हैं, दैट मीन्स कि हड़प्पा के लोग शायद इस कंटेनर में
भर के कुछ चीज़ ओमान में भेजते होंगे इन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट फॉर दियर कॉपर, कि वो लोग जब कॉपर का इंपोर्ट करते होंगे अपने यहाँ, तो बदले में ये जार में चीज़ें कुछ लिक्विड चीज़ शायद भेजी जाती हो, क्योंकि इस जार में एक कोटिंग करी गई है एंड वो कोटिंग लिक्विड के प्री मतलब जो इसका बहाव ना हो जाए, स्त्राव ना हो जाए, इससे रोकने के लिए वो कोटिंग करी गई है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी हमें ओमान में मिला है एंड दैट बेसिकली क्लियर्स की ओमान एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ट्रेड कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश्ड थे। दिस वॉज द 54th नंबर क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम देखें लास्ट क्वेश्चन हमारे लेवल 2 के, होप कि आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। दिस इज द मैच, एक मिलान है, आपको बताने कि यहाँ पे 4 मिलान दिए गए हैं, आपको बताने कि कौन सा जो मिलान है वो सही है। पहला मिलान चनहुद्रो शंकी की वस्तुएं बनाना, ओमान दिलमुन अपशिष्ट पदार्थ यानी कि शिल्प उत्पादन केंद्र का सर्वश्रेष्ठ संकेतक। चौथा शॉर्तुगई लैपिस लाजुलाई। चनहुद्रो शेल मेकिंग, ओमान दिलमुन वेस्ट मटेरियल्स बेस्ट इंडिकेटर फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, शॉर्तुगई लैपिस लाजुलाई। आपको बताने कि कौन सा जो मैच है वो करेक्ट है। क्या केवल पहला मैच करेक्ट है, या पहला दूसरा तीसरा मैच करेक्ट है, या दूसरा और चौथा मैच करेक्ट है, तीसरा और चौथा मैच करेक्ट है। वीडियो पॉज करें, अच्छे से विचार करके कमेंट बॉक्स में हमें जवाब चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। नाउ एक के बाद एक करके मैचेस चेक करते हैं। चनहुद्रो शंकी की वस्तुएं बनाना। शंकी की वस्तुएं कहाँ बनती थी? नागेश्वर और बालाकोट पे शेल ऑब्जेक्ट्स मेकिंग के लिए वो दोनों सेंटर्स बहुत फेमस है। चनहुद्रो नहीं फेमस था। चनहुद्रो में केवल शंख की कटाई होती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो दिस मिलान इज नॉट करेक्ट, ये जो मैच है वो नॉट करेक्ट है, गलत है। इसके बाद ओमान दिलमुन, तो ओमान को अगर मेसोपोटामिया वाले किसी और नाम से पुकारते थे तो वो मगान था, ना कि दिलमुन। दिलमुन नाम से बहरीन को पुकारते थे, तो ये भी हमारा जो मैच है वो इनकरेक्ट है। इसके बाद तीसरा वेस्ट मटेरियल्स बेस्ट इंडिकेटर फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स, यानी कि जो शिल्प उत्पादन केंद्र हैं उनके बेस्ट इंडिकेटर क्या माने जाते हैं? वेस्ट मटेरियल्स। तो जब हमने ये देखा कि भाई हमें ये कैसे पता चला कि चनहुद्रो हो गया, या लोथल हो गया, नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, धोलावेरा हो गया, ये सारे सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन थे। तो हमने 2-3 चीज़ें एनालाइज करी, वेस्ट मटेरियल को एनालाइज करा। जहाँ पे हमें दबा के वेस्ट मटेरियल मिलता था, जैसे आपने कभी बढ़ई को देखा होगा, तो वो लोग जब काम करके जाते हैं लकड़ी का, तो कुछ वेस्ट बच जाता है पाउडर के फॉर्म में, एंड वो वेस्ट वहीं रह जाता, वो उसको लेके नहीं जाते, क्योंकि उसको मार्केट वैल्यू तो कोई है नहीं। तो वो वेस्ट अगर आज से 100 साल 200 साल बाद कोई खोजेगा एक्सकेवेट करके, तो ही और शी विल ऑब्वियसली एनालाइज कि ये चीज़ यहाँ पे बड़े काम करते होंगे, इसलिए ये चीज़ छूट गई है, क्योंकि इसको तो कोई यहाँ से बाहर नहीं लेके जा सकता। तो वेस्ट मटेरियल हमें जहाँ मिलते हैं, दैट इज़ द इंडिकेशन कि यहीं पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता हो, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को तो कहीं पे भेजा नहीं जा सकता। एंड ऑफन लोग जो छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल होते थे उनको वहीं पे छोड़ दिया करता था। बहुत सारे वेस्ट होते हैं जिनको ना रीयूज़ कर लिया जाता, रिसाइकिल कर लिया जाता, लेकिन जो बहुत माइन्यूट वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता। तो ऐसे जो वेस्ट मटेरियल हमें जिस साइट पे मिले हैं, वहाँ पे हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे शायद इस क्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन होता होगा। दूसरा एक टूल है हमारे पास क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स को इंडिकेट करने का, आप कह ले तो अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट जैसा हमने मोबाइल फ़ोन्स बनाने का एक प्लान शुरू किया, तो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन होंगे जो सही से नहीं बन पाए होंगे, तो उनको हमने डिस्कार्ड करके फेंक देते हैं, एंड उनको मार्केट में कोई खरीदेगा भी नहीं, तो ऑफन वो लोग वहीं पे सड़ के दब जाते हैं। तो आज से 100-200 साल बाद जब इनको खोदा जाएगा एंड वहाँ पे जब मोबाइल फ़ोन्स मिलेंगे, तो इट विल बी ईजी टू एनालाइज कि ये चीज़ें काम की नहीं थी, तो इनको इन्होंने फेंक दिया, एंड इनको यहीं पे फेंका क्योंकि इनको मार्केट में तो ले नहीं जा सकते। तो ऑफन अगर यहाँ पे फेंका गया है सामानों को, डिस्कार्डेड फोन्स को, दैट मीन्स कि यहाँ पे आसपास में ही कहीं पे प्रोडक्शन होता होगा, क्योंकि इसको वो लोग बाजार तो लेके जा नहीं सकते, एंड कहीं दूर जाके फेंकेंगे तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, तो ये इसको आपस में ही मतलब बगल में ही डंप कर देते थे। सो एक वेस्ट मटेरियल होता है, एक उसके बाद हमारा अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट एक बहुत बड़ा एक टूल है जिससे हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि यहाँ पे शायद इस क्राफ्ट से रिलेटेड रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे हमने देखा था कि नागेश्वर में, बालाकोट में शेल्स बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल के रूप में मिले हैं। कार्नेलियन का रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा लोथल में मिला है, तो कार्नेलियन से जुड़ी चीज़ें लोथल में बहुत ज़्यादा बनाई जाती होंगी। फिर आप कह लें तो शेल से जुड़ी चीज़ें नागेश्वर बालाकोट में बहुत ज़्यादा बनाई जाती होंगी। तो वेस्ट मटेरियल हो गया, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सारे जो हैं टूल्स हैं जिनसे हम क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जो तीसरा मिलान है वो सही है। चौथा मिलान तो ऑब्वियसली सारे बच्चे इस पर कंसाइड करेंगे, सारे बच्चे इस पर एग्री करेंगे कि शॉर्तुगई लैपिस लाजुली ये दोनों ही मतलब जो मिलान है वो सही है। तो द 3 and the 4th मिलान मैचेस आर करेक्ट, तो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 3rd and 4th मैच इज करेक्ट। होप कि आपने लेवल 2 को एंजॉय करा होगा एंड सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल 3 को देखते हैं। लेवल 3 में असर्शन रीजन के जो सवाल है वो आपका इंतजार कर रहा है, एंड 12 मिलियन सब्सक्राइबर जब होंगे तो मोहनजोदड़ो का जो टिकट है वो भी आपका इंतजार कर रहा है, वो भी आपका मुंतजर है। तो लेवल 3 एंड हियर वी हैव द असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। असर्शन क्या है, अभिकथन क्या है कि हड़प्पा वासियों ने क्रमशः दक्षिण भारत, राजस्थान एंड शॉर्तुगई से सोना, स्टेटाइट एंड लैपिस लाजुलाई प्राप्त किया। कि हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड गोल्ड, स्टेटाइट एंड लैपिस लाजुलाई फ्रॉम साउथ इंडिया, राजस्थान एंड शॉर्तुगई रिस्पेक्टिवली मतलब गोल्ड साउथ इंडिया से, स्टेटाइट राजस्थान से, स्टेटाइट मतलब सेल खड़ी, एंड लैपिस लाजुलाई शॉर्तुगई से प्राप्त किया।
एंड रीजन क्या, कारण क्या बताया जा रहा कि वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वेर यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, की शिल्प उत्पादन के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ना, पहले ही पता लगाना कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है या कोई गलत है तभी हम आगे चल के ऑप्शंस को देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा क्या है कि ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर जो है सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा एक को। तीसरा इज आर गलत है लेकिन ए सच है। एंड चौथा इज ए एंड आर दोनों ही गलत है। सो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, दोनों ही स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली देखेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है कि हड़प्पन्स शॉर्दुबई से लैपिस लजुली, साउथ इंडिया से गोल्ड एंड राजस्थान से स्टेटाइट मंगाते थे। ऑब्वियसली मंगाते थे, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट वैरायटी ऑफ, यानी कि रीजन वाला जो स्टेटमेंट है, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वेर यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमने देखा था कि कार्नेलियन का इस्तेमाल करते थे, जैस्पर का इस्तेमाल करते थे, क्रिस्टल का इस्तेमाल करते थे, फिर क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता था, अलग अलग टाइप्स के मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता था, स्टेटाइट का इस्तेमाल किया जाता था, फियांस के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। तो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वेर यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो हमारा जो ऑप्शन सी और डी है वो तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया कि एक में लिखा गया है कि ए और आर दोनों ही गलत है एंड एक में आर गलत है लेकिन ए सच है, दोनों ही स्टेटमेंट डिस्कार्ड कर दिया हमने। अब या तो ये होगा या ये होगा। इसके लिए हमने क्या कहा था कि दोनों ही सेंटेंस को हमें जोड़ना है, बिकॉज लगा के बहुत इनिशियली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो बिकॉज से सॉल्व हो जाता है। तो हड़प्पस प्रोक्योर्ड गोल्ड, स्टेटाइट, लैपिस लजुलाई फ्रॉम साउथ इंडिया, राजस्थान, शॉर्टकट रिस्पेक्टिवली बिकॉज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वेर यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। वो लोग इतनी सारी चीज़ें राजस्थान, शॉर्टुगई एंड साउथ इंडिया से मंगाते थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, शिल्प उत्पादन के लिए। ये जो लॉजिक है वो तो यहाँ पे प्रूव हो जा रहा है, लेकिन लॉजिक प्रूव करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमें ये चेक करना है कि रीजन के बिना असर्शन का कोई अस्तित्व है या नहीं है। अगर रीजन नहीं होता तो असर्शन आता कि नहीं आता इस दुनिया में। तो रीजन क्या है कि अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है बहुत सारे क्राफ्ट को बनाने के लिए, एंड असर्शन क्या है कि हमें यहाँ से वो प्राप्त करते थे, वहाँ से ये प्राप्त करते थे। तो अगर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल ना किया गया होता क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए तो हमें क्या ज़रूरत थी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगहों से प्राप्त करने की। सो ऑब्वियसली रीजन पे डिपेंडेंट है असर्शन। अगर रीजन क्या है कि अलग अलग सामग्री की जरूरत पड़ती थी शिल्प उत्पादन के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए तो हड़प्पन शॉर्टुगई से लैपिस लजुलाई मंगा रहे हैं, या साउथ इंडिया से गोल्ड मंगा रहे हैं, लैपिस लजुलाई सॉरी स्टेटाइट राजस्थान से मंगा रहे हैं, कार्नेलियन लोथल से मंगा रहे हैं। तो दिस इज द आंसर कि हमारा जो ए एंड आर वो तो दोनों ही सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमने बिकॉज लगा के देख लिया, लॉजिक भी प्रूव हो रहा। बिकॉज से नहीं होता तो देयरफॉर लगाते हैं, देन सो दैट लगाते हैं, देन हमारे पास ड्यू टू लगाते हैं। अब इसके बाद हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि रीजन पे, रीजन वाले स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है या नहीं है आप असर्शन, यानी कि अगर रीजन नहीं होता तो असर्शन वाला स्टेटमेंट दुनिया में आता कि नहीं। हमने देखा कि अगर अलग अलग मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए तो क्यों हड़प्पन इतने सारे अलग अलग जगहों से वो लोग मटेरियल्स एक्वायर करते हैं, वो लोग बहुत अलग अलग जगहों से मटेरियल्स एक्वायर करते थे। कुछ कुछ सेंटर्स तो उन्होंने आपस में ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट में ही बना लिया था, जैसे शॉर्टुगई हुए लैपिस लजुलाई के लिए, स्टेटाइट के लिए राजस्थान का रीजन हो गया। सो कुछ कुछ मटेरियल्स वो लोग एक्वायर करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग साइट से, लाइक साउथ इंडिया से वो लोग एक्वायर कर रहे हैं, गैंगेटिक प्लेन से एक्वायर कर रहा है, एंड कुछ मटेरियल जो कि बहुत कम मात्रा में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल रहा है उनके लिए वो लोग फॉरेन ट्रेड करते थे, हड़प्पा सॉरी मेसोपोटामिया से मंगवाते थे या ओमान से मंगवाते थे, बहरीन से मंगवाते थे। तो तीन बेसिकली तरीके थे जिनके थ्रू वो लोग मटेरियल्स एक्वायर करते थे जो भी उनको जरूरत थी शिल्प उत्पादन के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। एक तो या तो हड़प्पन साइट में ही उन्होंने कुछ एस्टैब्लिश सेंटर बनवा लिए थे, जैसे लैपिस लजुलाई के लिए शॉर्टुगई हो गया, कार्डेनियन के लिए लोथल हो गया, एंड एक तो हो गया हड़प्पन स्पेशलाइज सेंटर्स, ठीक है। उसके बाद हो गया कि सेंटर्स इन द सब कॉन्टिनेंट लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाहर थे, जैसे साउथ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वहाँ से वो लोग गोल्ड मंगाया करते थे। इसके बाद तीसरा हो गया फॉरेन ट्रेड के थ्रू बाहर के दूर दराज देशों से। तो अगर इतने सारे वस्तुओं की ज़रूरत ना पड़ती क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए तो क्यों ये इतने सारे वस्तुओं को अलग अलग जगहों से मंगाते? तो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वेर यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, इसीलिए तो वो लोग अलग जगहों से सामान मंगा रहे हैं। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद आगे चलते हैं, 56वें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, 57वें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। असर्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ कि शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के लिए अपशिष्ट सामग्री यानी कि वेस्ट मटेरियल सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, शिल्प उत्पादन केवल विशिष्ट केंद्रों तक ही सीमित था। अगेन 4 ऑप्शन है हमारे सामने। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है। सबसे पहले आप इसको हटा दें, इसको भूल जाएं, कोई असर्शन या कोई रीजन नहीं, ये दोनों एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपको इसकी सत्यता चेक करनी, ऑथेंटिसिटी चेक करनी कि भाई कितना सही है। तो पहले हम देखेंगे कि भाई पहला स्टेटमेंट सही है, उसके बाद देखेंगे पहला स्टेटमेंट सही है, उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब हमें इस क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना है तो वेस्ट मटेरियल एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो ये तो अभी हमने देखा है कि वेस्ट मटेरियल आर द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन।
तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर ए सही है तो हमारा ये ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद आर यानी कि रीजन वाले स्टेटमेंट को देखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज लिमिटेड ओनली टू स्पेशलाइज्ड सेंटर्स। जो शिल्प उत्पादन थे वो केवल विशिष्ट केंद्रों तक ही सीमित थे, लाइक चनहुद्रू में, लोथल में, नागेश्वर में, बालाकोट में, इन्हीं सब जगहों पे, धोलावीरा में, इन्हीं सब जगहों पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। बाकी जो नॉन स्पेशलाइज सेंटर्स थे वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं होता था, ना के बराबर होता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि स्पेशलाइज सेंटर्स में जो विशिष्ट केंद्र थे वहाँ पे तो क्राफ्ट प्रोडक्शन होते ही होते थे। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहर है वहाँ पे भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होते थे। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन वॉज नॉट लिमिटेड टू स्पेशलाइज सेंटर्स ओनली, ये बड़े बड़े शहरों पे भी फैला हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन को हमें चुनना पड़ेगा जिसमें रीजन हमारा गलत दिया हुआ। इसमें तो ए एंड आर बोथ ट्रू दिए हुए, तो ये डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ए ट्रू है, आर इज फॉल्स। अब जब आर गलत हो गया तो हमें इस चीज़ के ऊपर बहस ही नहीं करनी कि आर सही एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है सेशन को, क्योंकि आर तो गलत है। तो अब इस सेशन को एक्सप्लेन करे या ना करे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट वाज द 57 नंबर क्वेश्चन। आगे आते हैं, एक सोर्स को पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कोई 2 क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जैम्प्ट है। Archaeologists' experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by finding the yellowish raw material and beads at various stage of production। ये जो कार्नेलियन लाल कलर का बनता था वो ओरिजिनल इसका रॉ मटेरियल अगर आप देखें तो पीले कलर का होता था। इसको बहुत ज़्यादा आग में तपा के वो लोग लाल कलर का बनाते थे। उसके पत्थर के पिंडों को पहले काट दिया जाता था, फिर उसमें से शल्क को निकाला जाता था एंड फिर उसको पीसा जाता था, ड्रिल किया जाता था। ड्रिल करने के लिए चनहुद्रो, लोथल एंड हाल ही में धोलावीरा के बारे में पता चला कि ये तीनों बहुत एक स्पेशलाइज सेंटर से छेद करने के लिए, मनकों में छेद करने के लिए। सो इससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन, आप कीवर्ड्स याद रखें। जब भी आप सोर्स पढ़े ना तो कीवर्ड्स कुछ होते हैं, जैसे चनहुद्रो, लोथल एंड धोलावीरा कीवर्ड है, फिर उसके बाद कार्नेलियन कीवर्ड है, रेड कलर कीवर्ड है, रॉ मटेरियल एक कीवर्ड हो सकता है। एंड इसी से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम यूट्यूब के बिजनेस में भी कीवर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपको एग्जाम में भी कीवर्ड देखना है, क्योंकि जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो पूरे पैसेज को आपको नहीं पढ़ना। आपके सामने पेन होंगे, यहाँ पे तो स्क्रीन है आपके सामने, एग्जाम में आपके सामने पेन होगा, आपको क्या करना, पहले कीवर्ड्स को हाईलाइट करना एंड उसी कीवर्ड से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे। जैसा एक कीवर्ड हमने देखा कार्नेलियन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। एंड हमने आपको क्या बताया था कि जरूरी नहीं कि सोर्स में जितनी चीजें दी गई है उसी से क्वेश्चन आए। सोर्स में अगर किसी भी चीज का जिक्र है तो उससे रिलेटेड अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भले ही वो सोर्स के बाहर से हो, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट से हो जिसके बारे में चैप्टर में डिस्कशन किया गया है तो आ सकता है। जैसे कार्नेलियन से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन वो इस सोर्स में मेंशन नहीं किया गया। तो कार्नेलियन वॉज ऑब्टेन्ड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्रॉम, कि कार्नेलियन कहाँ से मिलता था, तो क्या लोथल से मिलता था, धोलावीरा से मिलता था, कालीबंगन से मिलता था, मोहनजोदड़ो से मिलता था। यहाँ पे तो कार्नेलियन कहाँ से मिलता था इसका जिक्र नहीं है, लेकिन कार्नेलियन का जिक्र है। एंड इसी चैप्टर में ये भी बताया गया कि कार्नेलियन कहाँ से मिलता था। तो जो एग्जामिनर है वो ये समझते हैं कि आपने इस सोर्स को पढ़ा यानी कि चैप्टर को पढ़ा। एंड चैप्टर में जब कार्नेलियन का जिक्र है तो ये भी हमने बताया कि कार्नेलियन कहाँ से वो लोग लेते थे। तो ऑब्वियसली आप लोग इस सोर्स को देख के कार्नेलियन एज ए कीवर्ड दिमाग में रखेंगे एंड तुरंत आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि भाई कार्नेलियन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता था, कहाँ से प्रोक्योर किया जाता था। तो कार्नेलियन वॉज ऑब्टेन्ड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्रॉम लोथल से वो लोग कार्नेलियन ऑब्टेन किया करते थे। यहाँ पे अगर मैप में अगर आप देखेंगे आगे चल के लोथल को डिनोट भी किया जाएगा। एंड बाकी जो धोलावीरा, कालीबंगन है, धोलावीरा वॉज स्पेशलाइज्ड ड्रिल सेंटर। कालीबंगन में हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन के ज़्यादा विशेष नहीं मिले, ज़्यादा एविडेंस नहीं मिले। मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ी सिटी थी, यहाँ पे रॉ मटेरियल कम मिलता था, यहाँ पे ना बहुत बड़ा मार्केट था। तो कार्नेलियन वगैरह सब लोथल अलग अलग जगहों से इकट्ठे करके इनसे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, उनको मोहनजोदड़ो हड़प्पा ऐसे बड़े बड़े शहरों में बेचा जाता था। दैट वॉज द 58th क्वेश्चन। उसके बाद 59वें क्वेश्चन को देखते हैं, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 3 ऑफ द पार्ट 3 ऑफ एमसीक्यू सीरीज। स्पेशलाइज्ड ड्रिल कहाँ मिले हैं। अभी हमने देखा कि मनके को छेद करने के लिए कोई 2-3 बहुत फेमस सेंटर हुआ करते थे। तो वो कौन कौन से सेंटर हैं? पहला बालाकोट, कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। ये तो आपके जबान पे फटाक से आ जाना चाहिए। बालाकोट, कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो में से कहाँ पे जो मनके को कैसे बनाया जाता था। हमने जैसे स्टेटाइट का एग्जाम्पल लिया तो उसको चूर दिया हमने, उसका एक पेस्ट बना लिया। जब चूर्ण का एक पेस्ट बन गया तो उससे हमने ना मनके के साइज के, मनके बहुत अलग अलग साइज के बनाए जाते थे, डिस्क शेप के भी बनाए जाते थे, सिलेंड्रिकल शेप के भी बनाए जाते थे। सिलेंड्रिकल शेप का ऐसा हो गया, सिलेंड्रिकल शेप का ऐसा हो गया। बैडल शेप के भी बनाए जाते थे, बैडल शेप कुछ इस तरीके का हो गया, बैडल शेप के भी बनाए जाते थे। तो ये सारे अलग अलग शेप के मनके बनाए जाते थे। तो जैसा भी मनका में बनाना उस शेप का सांचा उनके पास होता था। तो उन्होंने उस सांचे में उस कार्डेलियन के उस स्टेटाइट के पेस्ट को रख दिया। एंड अब वो जो पेस्ट है उस सांचे को अपने अनुसार, अब वो जो सांचा उस पेस्ट को अपने अनुसार ढाल लेगा। इसके बाद वो जो स्टेटाइट का पेस्ट है वो टाइट हो गया। अब उसमें हमें छेद करना, तो छिद्र करने के लिए, जो होल करने के लिए स्पेशलाइज्ड ड्रिल सेंटर्स हुआ करते थे धोलावीरा, चनहुद्रो एंड लोथल में। तो यहाँ पे ना तो लोथल का जिक्र है, ना ही चनहुद्रो का जिक्र है, केवल धोलावीरा का जिक्र है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी, यानी कि धोलावीरा में स्पेशलाइज्ड सेंटर्स पाए जाते थे ड्रिलिंग के लिए, जहाँ पे मनकों को हमने बना लिया। तो अब उसमें छेद करना है, क्योंकि जब तक हम छेद नहीं करेंगे तब तक उसमें धागा कैसे जाएगा, आभूषण कैसे बनेंगे मनके से। तो स्पेशलाइज्ड ड्रिल सेंटर्स फाउंड इन धोलावीरा
लोथल एंड चनहुद्रो। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैप है एंड एक जगह को ए नाम से हमने डिनोट किया। यहाँ पे ए मार्क करके एक प्लेस को डिनोट किया, आपको बताने की ए से चिन्हित जो जगह है वो कौन सी जगह है। विच प्लेस इज मार्क्ड बाई पॉइंट ए। क्या धोलावीरा को मार्क किया गया है या नागेश्वर को या बालाकोट को लोथल को। मैप अटेम्प्ट करने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको ये पता लगाना है कि ये जो फॉलोइंग मार्क किया है वो किस स्टेट में बिलोंग करता है, किस राज्य में। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ये एमपी है, ये राजस्थान है, ये हमारा हरियाणा हो जाता है, ये पंजाब हो जाता है, ये हमारा यूपी हो जाता है एंड ये हमारा गुजरात हो जाता है, इसके नीचे महाराष्ट्र। तो गुजरात में फेमस सेंटर्स कौन कौन से थे? धोलावीरा था, लोथल था, नागेश्वर था। इसके अलावा सोमनाथ भी एक बहुत फेमस सेंटर है। तो धोलावीरा, नागेश्वर एंड लोथल, इन तीनों में सवाल फंसेगा। बालाकोट तो वैसे भी नहीं क्योंकि पाकिस्तान में पड़ता था, तो बालाकोट को हम लोग ऐसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं। लोथल के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था पार्ट 1 में कि लोथल ना यहाँ पे पड़ता था, यहाँ पे एकदम खंबात की खाड़ी के पास। तो लोथल अगर यहाँ पे पड़ता था तो ऑब्वियसली लोथल तो मार्के पे किया नहीं जाएगा, तो लोथल ऐसे ही हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं। फिर नागेश्वर के बारे में हमने देखा था कि नागेश्वर एकदम टिप पे पड़ता है। अभी भी इस वीडियो में भी हमने देखा कि गल्फ ऑफ कच्छ के एकदम टिप पे पड़ता है, जहाँ से पर्शियन गल्फ के थ्रू मेसोपोटामिया में सामान जाया करते थे। तो नागेश्वर भी नहीं हो सकता। अगर बालाकोट भी नहीं है, लोथल भी नहीं है, तो कौन सा जगह होगा? धोलावीरा होगा, जहाँ पे हमें वाटर रिजर्वायर मिला है, जहाँ पे ड्रिलिंग सेक्टर हुआ करते थे बड़े बड़े, जहाँ पे मनकों को छेद किया जाता था ताकि वो आभूषण में पिरोए जा सके। तो ऑप्शन ये जो मार्क किया गया है ए पॉइंट से किस जगह को, वो धोलावीरा। अगर आप इस जगह पे देखेंगे तो दिस इज धोलावीरा, दिस इज धोलावीरा एंड इसके ऊपर हमारा सिंध का इलाका शुरू हो जाता है पाकिस्तान का। ये एकदम बॉर्डर पे इंडिया और पाकिस्तान, सिंध से तो बॉर्डर लगता है। तो दैट्स इट इन दिस पार्ट 3 एंड होप कि आपको पार्ट 3 में मजा। हमने इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखा एंड होप कि आपको पार्ट 4 में भी और ज़्यादा मजा आएगा एंड आप बहुत इंतजार कर रहे होंगे। एंड अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी क्वेश्चंस चैट बॉक्स में अटेम्प्ट करते हैं उनको कमेंट बॉक्स में भी अटेम्प्ट करें। एंड जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चंस को याद करके जा रहे हैं, उनके लिए ये गुजारिश है कि आप अटेम्प्ट जरूर करें। इससे हमारा फायदा नहीं होगा, आपका ही फायदा हो, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, हमें एग्जाम नहीं देना, हम तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम आप ही को देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर द पेशेंस एंड हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट लाइकेबल देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन and make sure that you hit the subscribe button, make sure that you hit the bell icon so that you do not miss any notification. For your patience, have a great day.